इस दुनिया का अंत आ चुका है, क्योंकि आसमान में पता नहीं कहां से बहुत सारे गेट्स खुलने लगे और उनमें से मॉन्स्टर्स इस दुनिया पे अटैक करने लगे हैं। और अब बचा है तो बस एक ही चीज, इंसानियत का अंत होना। हमें बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि डंजन्स की गेट से निकल रहे होते हैं और सभी पे अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पे सभी लोग भाग रहे होते हैं और हेल्प की गुहार कर रहे थे कि मेरी मदद करो। पर वहीं पर एक बंदे के ऊपर एक बहुत बड़ा डीमन वुल्फ अटैक कर देता है। ये बंदा उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब तो हो जाता है, पर वो तुरंत ही जमीन पे जा गिरता है और ये डीमन वुल्फ उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर ये बंदा मदद की गुहार लगाता है कि मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। पर गाइस तभी ये डीमन वुल्फ जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही इसके ऊपर एक जोरदार उड़ता हुआ फ्लाइंग किक आके लगता है। और गाइस ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक होता है और ये मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। हमारा हीरो हमें बताता है कि दुनिया में जैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए, बहुत सारे लोग अवेकनर्स भी आए जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं इन सारे मॉन्स्टर्स से। और तभी ये देखकर ये जो बंदा होता है वो कहता है अरे क्या तुम अवेकनर हो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तो इस पे गाइस हमारा हीरो दिखाई देता है जो कहता है भागो यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरी बात, जल्दी से यहाँ से भागो। और गाइस हमारे हीरो का नाम ली जून होता है जो कि एक डी रैंक का अवेकनर होता है। वो कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो, अगर ये मॉन्स्टर अपने सेंस को एक्टिवेट कर लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। पर गाइस ये मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो पीछे मुड़ता है इस मॉन्स्टर को अटैक को बचने के लिए, पर तभी उसके हाथ पे ये मॉन्स्टर जोरदार तरीके से काट लेता है। पर तभी गाइस हमारा हीरो सोच रहा होता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी फिर भी मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाया, मैं डी क्लास का अवेकनर हूं इसलिए मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं है। पर गाइस तभी वो अपने पीछे से एक खंजर निकालता है और इस मॉन्स्टर के आंखों में दे मारता है, जिससे कि इस वुल्फ का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और वो सोचता है क्या मैंने सच में इस वुल्फ को हरा दिया। पर तभी वहां पर डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट होते हैं, यानी वो सब चल रहे होते हैं। और तभी ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा गहरी थॉट में होता है कि मैंने एक मॉन्स्टर्स को मार दिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद, पर मैं ज्यादा मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता हूं, एक को मारने में ही मेरी हालत खराब हो गई। एक डी रैंक का अवेकनर सच में बहुत ज्यादा ही कमजोर होता है। पर गाइस जो मॉन्स्टर ने उसे काटा होता है उसका जहर हमारे हीरो के पूरे बॉडी में फैल रहा होता है और वो लगभग मरने ही वाला होता है। सभी लोग मदद की गुहार लगा रहे होते हैं पर हमारा हीरो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो एक डी क्लास का अवेकनर होता है। इसकी वजह से वो सोच रहा होता है बैठकर कि सब लोग मेरी मदद की गुहार मांग रहे हैं पर मैं कितना ज्यादा कमजोर हूं, निखट्टू हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता इन सब के लिए। पर वहीं गाइस एक अवेकनर आ जाता है और इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और एक बड़ा सा लीच टाइप का मॉन्स्टर इस पे अटैक कर देता है। पर तभी गाइस ये अपना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर देता है इस बड़े से मॉन्स्टर का। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है जिस मॉन्स्टर को मैं छू भी नहीं पा रहा था उसने इसके मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच में ये बंदा कमाल का है, इसका नाम स्वॉर्ड ड्रैगन है और ये मेरा प्रिय दोस्त है, मैं इसकी तरह बनना चाहता था पर अब मुझे इससे जलन होती है क्योंकि इसने अपनी फैमिली की जो मार्शल आर्ट थी उसे एक्वायर किया, उसके साथ इसने बड़े होकर सीखा, पर मैं अपनी फैमिली का जो मार्शल आर्ट था उसे एक्वायर नहीं कर पाया। काश काश मैंने भी अपने फैमिली का मार्शल आर्ट एक्वायर किया होता तो मैं इस तरह से आज नहीं जी रहा होता, मैं भी इसकी तरह इसके साथ लड़ रहा होता। ये साल 2021 का है पर इससे बहुत समय पहले जब तबाही इस दुनिया में नहीं आई थी उससे पहले ही इस दुनिया में अवेकनर्स आ चुके थे जिन्होंने अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट को ही अपनी पावर बनाया और फिर अवेकनिंग होने लगे। बहुत सारे हंटर्स एस रैंक ए रैंक के बने पर मेरा जो अवेकनिंग था वो एफ रैंक से स्टार्ट हुआ और इसके कारण मेरी जो पावर्स थी वो कभी भी रियल में अवेकन नहीं हो पाई, मैं अपने फैमिली का भी मार्शल आर्ट एक्वायर नहीं कर पाया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश काश मैं डी रैंक का हंटर ना होता, काश मैंने भी अच्छी पावर्स अवेकन की होती तो मेरी भी लाइफ ऐसी नहीं होती। क्या मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी, क्या हो सकती थी ऐसी। पर छोड़ो जाने दो, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ फालतू की बातें, मैं वैसे भी अब मरने वाला हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पर गाइस तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम विंडो अवेकन होता है और कहता है कि आपने एक स्पेशल ट्रेट एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम है मार्शल आर्ट रूट। ये देखकर हमारा हीरो कहता है ये क्या है और तभी वो ध्यान से देखता है जिसमें मार्शल आर्ट अवेकनिंग हुई होती है मार्शल आर्ट रूट नाम से। हमारे हीरो का जो पावर है वो आ चुका होता है हमारे हीरो के पास। पर तभी वो कहता है अब क्या फायदा इसका, अब क्या फायदा, तुम डैम सिस्टम तुमने मेरे साथ नहीं किया, अच्छा तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी तुम क्यों आए यहाँ पर, मैं मरने वाला हूँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पर गाइस इसी के साथ बहुत बड़ा यिन और यांग का एक टाइजी नाम का एक मंडाला एक्टिवेट होता है जो समय को रिटर्न कर देता है। हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है जहां पर वो देखता है अरे मैं कहां आ गया, ये मैं कहां हूं। और वो तभी अपने कमरे को देखता है जहां पर वो हमेशा रहा करता था। वो सोचता है अरे ये तो मेरे स्कूल का कमरा है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं इसी कमरे में रहता था। मुझे पक्का याद है मैं एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसने मुझे काट दिया था जिसकी वजह से मैं लगभग मर गया था। पर गाइस तभी वो अपने सिस्टम विंडो को देखता है जहां पर जो तारीख होती है वो 2025 की होती है, यानी हमारा हीरो 10 साल समय में पीछे आ चुका है। और वो चिल्लाता है 2025 और जो बाहर के लोग होते हैं वो शॉक्ड हो चुके होते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो सच में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो अपने कमरे के खिड़की को खोलता है और वो बाहर के रूट्स को देख रहा होता है, यानी बाहर के जो रास्ते होते हैं, एकेडमी की जो जगह होती है
उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है मैंने इन सबको बहुत मिस किया, मैं हमेशा से इन सारे सीन्स को फिर से देखना चाहता था। एकेडमी के बच्चे और दूसरे बच्चे जो अवेकनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं इसे हमेशा से ही दोबारा देखना चाहता था। क्या मैं सच में 7 साल पहले आ चुका हूँ? वो बहुत ज्यादा ही गहरी सोच में होता है और वो सोचता है मुझे पक्का याद है कि मैं एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसने मेरे पेट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया था जिससे कि मुझे बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। पर मैं जैसे ही उठा मैंने अपने पेट को चेक किया जहां पर किसी प्रकार का होल नहीं था, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था। तो क्या सच में मैं अपने पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ? अरे यार ये तो बस नॉवेल्स में हुआ करता है, क्या ये सब मेरे साथ सच में हो गया है? पर मैं अब क्या करूं, आज से 7 साल बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का ब्रेकआउट होगा जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे और मैं भी उसी में मारा जाऊंगा और मैं पहले भी कुछ नहीं कर पाया था तो अब मैं क्या ही कर लूंगा। पर चलो सबसे पहले अपने स्टेटस विंडो को देखते हैं। वो अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को देखता है जहां पे उसका नाम ली जून होता है और वहीं पर इसका जो मार्शल आर्ट रूट होता है वो अभी भी अनलॉक करना बचा होता है। ये देखकर हमारा जो कहता है अरे ये तो मेरा वही स्किल है ना जो मैं मरने से पहले देख रहा था, मार्शल आर्ट रूट। तो क्या मुझे एक रूट चूज करना है? इसके बाद मेरे पास भी मार्शल आर्ट की पावर्स आ जाएंगी, पर मैं कौन सा रूट चूज करूं? और तभी सिस्टम विंडो कहता है कि जल्दी से अपना मार्शल आर्ट रूट चूज करिए। अगर एक बार आप चूज कर लेते हैं तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा जिंदगी भर जब तक आप मरते नहीं हैं। और गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार यहाँ पे तो इतने सारे मार्शल आर्ट रूट्स हैं, 9 सन्स आर्ट, धर्मा टेंडनस आर्ट्स और उसके बाद डिवाइन आर्ट है। यहाँ पर इतने सारे रास्ते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से रास्ते चुनूं। मेरी पिछली जिंदगी में मैं कोई भी मार्शल आर्ट रूट को एक्टिवेट नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं सीख पाया, तो इस जिंदगी में मुझे संभल कर किसी भी रूट को चुनना है। चलो ठीक है, मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं अपनी पिछले जीवन की तरह कोई भी गलतियां नहीं करूंगा और मैं इस रूट को चुनता हूं। इसी के साथ हमारा हीरो इस वर्ल्ड के बारे में हमें बताता है कि ये जो पूरी की पूरी एशिया वर्ल्ड है ना, तो गाइस वर्ल्ड में बहुत सारे एशियन कंट्रीज होते हैं और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं। तो जो एशियन कंट्रीज है उसमें जितने भी कंट्रीज हैं वो पूरे के पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड की तरह हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण है, जो ये पूरी दुनिया थी उसमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए गए थे इस दुनिया को चेंज होने में। पहला, या तो आप राजा बन जाइए, ड्यूक बन जाइए और उसमें से आप मैजिक को एक्वायर कर लीजिए, और दूसरा आप मुरीम वर्ल्ड को ज्वाइन करिए और मार्शल आर्टिस्ट बनिए और इसी के साथ आपकी आगे की जो फैमिली भी होगी वो मार्शल आर्टिस्ट ही बनेगी। और जो वेस्टर्न दुनिया थी, जो बाहर के अमेरिका, यूरोप हैं, उन सारे लोगों ने ड्यूक वाली जिंदगी चुनी, उन लोगों के पास मैजिक की पावर है। पर जो एशिया है, पूरी की पूरी एशिया, उसने चुना मुरीम वर्ल्ड और इसीलिए इन सभी लोगों के पास मार्शल आर्ट की पावर है। और इसी के चलते इस पूरे एशिया में जो मार्शल आर्ट है वो बढ़ता गया और आज के मॉडर्न वर्ल्ड तक ही मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करता है। पर कैसा मैं मार्शल आर्ट चुनूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसा कोई मार्शल आर्ट चुनना होगा जो अभी तक इस पूरे 3 किंगडम में, पूरे एशिया में एग्जिस्ट ना करता हो। और गाइस तभी वो सारे मार्शल आर्ट का लिस्ट देखता है जो कि बहुत अजीब नाम के होते हैं, पर तभी उन सारे लिस्ट में वो हॉनवॉन्ग सिंगोंग नाम की एक स्किल को देखता है जो कि एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है चलो इसे मैं चुनता हूं। और गाइस जैसे ही हमारा हीरो इसे चुनता है तुरंत स्टेटस विंडो कहता है कि आपने जो ट्रेड एक्टिवेट किया है, जो आपने रूट चुना है वो एक एसएसएस क्लास का रूट है। इसको सोल मार्शल आर्ट मैरिज रूट कहते हैं। तो गाइस हाँ, मैरिज रूट। और तभी ये सिस्टम विंडो कहता है चलिए आपका मैरिज रूट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारे हीरो को एसएस क्लास का मार्शल आर्ट मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमारा हीरो पार्क के बगल में बैठा होता है और तभी वो सोचता है ये वही जगह है जहां पे मैं अपनी पिछली जिंदगी में जब भी फ्री टाइम मिलता था तो ट्रेनिंग करने के लिए यहीं पे आता था। और जब मैं यहाँ पे आता था तो लोग मुझे बहुत ज्यादा ही गरियाने लगते थे और अनाप शनाप कहते थे कि देखो ये निखट्टू यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए फिर से आ गया। पर नहीं, छोड़ो, अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। पास्ट लाइफ थी, अभी मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और गाइस वो तुरंत ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उसको बहुत तेजी से ऑरा फील होने लगती है अपने अंदर। उसे एनर्जी, डांटियान में उसकी एनर्जी फील होती है और वो कहता है क्या यही है मेरी एसएस क्लास की मार्शल आर्ट? सच में यार ये बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। पर तभी स्टेटस विंडो आगे आता है और कहता है आपकी जो सोल मार्शल आर्ट है उसका फर्स्ट ग्रेड एक्टिवेट हो चुका है। इस मार्शल आर्ट को एक मकौजा नाम के बंदे ने बनाया था जो कि फिर डिवाइन एनलाइटमेंट पाने के बाद स्वर्ग में चले गए और अपने मार्शल आर्ट के आखिरी दिनों में इसे बनाकर छोड़ गए। आप इस मार्शल आर्ट से किसी भी दूसरे मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर सकते हो और अपनी ताकत भी बढ़ा सकते हो। ये देखते ही हमारे तो सोचने लगता है अरे वाह, ये जो मेरी करंट ताकत है वो मेरी पिछली लाइफ की जो ताकत थी उससे बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अभी मैंने अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया पर मैं अपनी हाथों में और पूरी बॉडी में इसकी पावर को फील कर पा रहा हूँ। सच में यार ये बहुत ज्यादा ही कमाल की पावर है। अगर मेरे पास ये पावर अंत तक रही तो मैं सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन जाऊंगा। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर तभी सिस्टम विंडो भी कहता है कि इस सोल ओरिजिन की जो मार्शल आर्ट है उसको अगर आपको ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले उसके आपको करंट कंडीशन को कंप्लीट करना होगा और इसके लिए आपको इसके दूसरे ओरिजिन स्टेज में पहुंचना होगा मेडिटेशन करके, प्रैक्टिस करके। और यही आपका जो क्वेस्ट है वो है। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते तो आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। पहली सोल ओरिजिन रिंग दी जाएगी, दूसरी आपको एक ट्री पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि 1 लाख पॉइंट्स होंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट रूट खोलने का तरीका मिल जाएगा, उसकी रास्ता मिल जाएगा।
जाएगा। ये देखते ही हमारा हीरो सोचता है अरे इसकी जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा हाई है, पर फिर भी मैं कर सकता हूँ, मैं इस जिंदगी में करके दिखाऊंगा। वो मेडिटेशन करने लगता है, गहरी मेडिटेशन करता है, पर तभी आवाज आती है, हे मूर्ख तू मेरी बात सुन रहा है? अगर तू इसी तरह मेडिटेशन करता रहा ना तो मर जाएगा तू। मूर्ख सुन रहा है मेरी बात? अपनी आंखें खोल मूर्ख, तू एक बच्चा है और तू एक शेर को हराने चला है, जल्दी आंखें खोल। और गाइस तभी हमारा हीरो अपनी आंखें खोल देता है और तुरंत उसे बहुत ज्यादा ही पेन फील होने लगती है, वो खांसने लगता है। वो दर्द में सोच रहा होता है अरे यार ये जो सोल का मैनिपुलेशन है मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा ही असर कर रहा था, मैं सच में इस टेक्निक को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसके लिए मेडिटेशन भी नहीं कर पाया, अगर मैं थोड़ी देर और रहता ना तो मैं सच में मर जाता। पर गाइस तभी एक आवाज आती है और वो कहती है तुम मर चुके हो और तुम फिर से जिंदा हुए हो। तो ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है अरे कौन बोल रहा है, कौन हो तुम? तो इस पे आवाज आती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो पीछे मुड़ता है और वो एक सेलेस्टियल बीइंग को देखता है, यानी इमॉर्टल को देखता है। ये देखकर हमारे हीरो कहता है तुम भूत हो भूत। तो इस पे ये जो सेलेस्टियल बीइंग होता है वो गुस्सा जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन छछुंदरों के साथ कंपेयर करने की, मैं तुम्हें एक भूत दिख रहा हूं, मैं भूत नहीं हूं। तो इस पे हमारा हीरो पूछता है तब तुम कौन हो, तुम ही बता दो। तो इस पे सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं मैं बस एक बार तुम्हें बताऊंगा तो ध्यान से सुनो, मैं एक गोल्डन रूल हूं, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है, मैं अनंत हूं, मैं इन्फिनिटी हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अरे ये नाम मुझे सुना सुना लग रहा है। पर तभी वो स्टेटस विंडो को याद करता है जहां पे उसने भी यही कहा होता है कि जो तुम होंग जिंग वांग वाली टेक्निक सीख रहे हो इसे इसी बंदे ने बनाया है जिसका नाम इन्फिनिटी वन है। और गाइस ये सुनते ही वो कहता है अरे क्या तुम वही हो जिसने इस टेक्निक को बनाया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है नाइन सन्स की टेक्निक को तुमने बनाया है। तो इस पे सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं अरे बच्चे तुम अभी भी बहुत ज्यादा इमैच्योर हो, तुम अभी भी मुझे सही से पहचान नहीं पाए कि रियलिटी में मैं कौन हूं। पर गाइस तभी हमारा हीरो तुरंत अपने दिमाग का यूज करता है और कहता है अरे तुमने मार्शल आर्ट का स्टार्टिंग किया था, तुमने ही मार्शल आर्ट इस वर्ल्ड में डाला है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उससे इंपॉर्टेंट चीज तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? तो इस पे सेलेस्टियल बीइंग कहता है तुम्हारी जैसे एक स्टूडेंट की वजह से मैं इस अपने हेवनली आर्ट में फंसा रह गया, मेरी आत्मा इसमें फंसी रह गई, पर जैसे ही तुमने इसे स्टार्ट किया सीखना मेरी आत्मा उठ खड़ी हुई और जग गई। तुम्हारे इस प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी ये जो 9 सिंस की मार्शल आर्ट है वो मेरे द्वारा बनाई गई सबसे आज तक की सुपर्ब मार्शल आर्ट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा कोई फिसड्डी इसे हासिल करे और सीखे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने आया हूँ। तो ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है आपकी बात तो मैं समझ गया पर फिर भी मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, इसे मैं प्रैक्टिस करके रहूंगा। ये सुनते ही ये सेलेस्टियल बीइंग गुस्सा जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता भी है मैं एक महान गुरु हूँ और मुझे से महान गुरु जो कि आसमान से भी बड़ा है उससे तुम्हें इस तरह कैजुअली बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे सर नहीं कह रहे हो या फिर मेरे आगे सेलेस्टियल बीइंग नाम नहीं ले रहे हो मेरा और मुझे इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आज से करीब सालों हजारों साल पहले जब मुझसे कोई बात करने आता था ना तो हजारों की संख्या में वो इंतजार करता था सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, पर सोचो तुमसे मैं इसी तरह बात कर रहा हूं। तो इस पे हमारे हीरो कहता है ठीक है आप बकवास बंद करिए अपना, मैं जा रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। पर गाइस तभी हमारे हीरो चले जाने लगता है, पर तभी ये सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं जाओ, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम अगर 100 सालों तक भी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम उसके सेकंड स्टेज से कभी नहीं पहुंच पाओगे और तुम अपना दिमाग खो दोगे, तुम अपनी माइंड को लॉस करके पागल बन जाओगे। ये सुनते ही हमारे हीरो सरप्राइज हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। इस पे सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं अरे तुम सरप्राइज हो गए क्या, रुक गए क्या? तुम तो जा रहे थे ना, जाओ प्रैक्टिस करो, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। तुम्हारी जो अभी करंट की सिचुएशन है, तुम्हारी जो बॉडी है उसको देख के मैं कंफर्म कह सकता हूं कि तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो 100 साल क्या 1000 साल भी बीत जाएंगे ना तब भी तुम इसके सेकंड स्टेज पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते? तो इस पे बूढ़ो कहते हैं अरे मैं तुम्हें मोटिवेट करूं? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मोटिवेट करिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे स्ट्रांग बन सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पे सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं देखो इतनी बात जान लो, अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाओगे और इस मार्शल आर्ट को कभी नहीं सीख पाओगे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं सीख लूंगा, मैं कई टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा और सीख जाऊंगा अंत में। तो इस पे ये सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं तुम्हारी जिद्दीनेस, तुम्हारी स्टबर्नेस देख के मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छा लगा, ठीक है बच्चे मैं तुम्हें आज से सिखाऊंगा क्योंकि मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी तुम्हें सिखाकर। और चलो तुम पर थोड़ी दया बरसाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें शहर का सीन दिखाई देता है जहां पे हमारा हीरो कॉफी स्टोर में बैठकर अपने मोबाइल को चला रहा होता है। पर तभी ये बुढ़ऊ आते हैं और कहते हैं अरे बच्चे तू ये क्या चला रहा है? पर गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो डर जाता है और कहता है अरे बुढ़ऊ आप भूत की तरह हो, आप ऐसे मत आया करो यार, अचानक से बोलते हो मेरा दिल निकल जाता है। पर गाइस वहीं हमारा हीरो अपने मोबाइल को देख के कहता है क्या ये सच में यही मेथड है जिससे मैं इस पहले स्टेज को पार कर सकता हूं और अपने मार्शल आर्ट को ताकतवर बना सकता हूं? तो गाइस यहां पर हमारे हीरो ने एक 50 किलो के स्टोन की
के जो स्लीव्स होते हैं, जो चेन होते हैं, उसे ऑर्डर किया होता है। ये देखकर ये बुढ़ऊ कहते हैं हाँ ये एक मात्र यही तरीका है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो, ये सच में कमाल की टेक्निक है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है फिर भी यार ये जब 50 किलो के सिक्कड़ को मैं ब्लैक स्मिथ के पास गया था बनवाने के लिए, तो उसे जब मैंने अपना रिक्वेस्ट बताया तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था और मुझसे पूछ रहा था आखिर तुम इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, क्या ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन नहीं है। तो इस पे बुढ़ऊ कहते हैं ओल्ड फैशन नहीं है, मेरे समय में इसी तरह प्रैक्टिस किया करते थे, और अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया होता ना तो तुम कल ही मर चुके होते, समझ गए ना। तुम मेरे से इतना बकवास तब क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही हमारे हीरो चिल्लाता है बकवास मैं कर रहा हूँ, बकवास तुम कर रहे हो, समझ गए ना, तुमने इस टॉपिक को खोला ही क्यों। पर गाइस तभी वो सामने देखता है कि वेट्रेस हमारे हीरो के लिए एक कॉफी ला रही होती है और वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है, और वहीं हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही बेशर्मी टाइप का फील कर रहा होता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं अब चुप रहूंगा। पर गाइस तभी वो अपने शटर विंडो को देखता है जहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो का लिमिट 600 से ऊपर हो चुका होता है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे वाह ये जो टेक्निक है कल रात में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी जो इंटरनल एनर्जी का लिमिट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, और ये सच में बहुत ज़्यादा ही कमाल की टेक्निक है। ये सुनते ही ये जो बुढ़ऊ होते हैं वो कहते हैं हो ये कमाल की टेक्निक तो होगी ही, मेरा ये जिंदगी भर का सबसे प्रिय मार्शल आर्ट टेक्निक है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, समझ गए ना, इसीलिए मेरा इज्जत किया करो। ये सुनते ही हमारे रोज कहता है हाँ आप महान मास्टर हो, पर फिर भी आपकी मदद से मैंने जो मेरी टेक्निक है 9 सीन्स की टेक्निक उसका मैंने सेकंड स्टेज खोल लिया है। तो गाइस जिसको कंप्लीट करने के लिए हमारे हीरो को 100 साल लग जाते हैं, इस मास्टर की वजह से वो एक दिन में ही खुल गए। पर तभी हमारे हीरो को मैसेज आता है कि उसका जो आयरन रिंग बनवाना था वो बन चुका है, और तभी वो जाने लगता है। मास्टर पूछते तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे हमारे हीरो कहता है ये जो आयरन रिंग मैंने ऑर्डर दी थी वो बन चुकी है। तो गाइस अब वो आयरन रिंग को अपने शरीर पे पहनकर दौड़ने वाला है, और वो तभी बाहर जाता है। पर तभी उसके कुछ क्लास के बुलीज आ जाते हैं वहां पे और कहते हैं अरे देखो तो हमारे सामने कौन है, ये तो वही पैथेटिक लूजर है ना जो कि अपने कमरे में हमेशा ही बैठा रहता है और रोता रहता है अपनी फैमिली को याद करके। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ये मुझे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे, पर इनका जो हंटर रैंक है, अवेकनिंग रैंक है, वो सिर्फ ई रैंक का है, ये मेरे से ज्यादा उतने खास नहीं है, पर फिर भी ये मुझे हमेशा बुली करते रहते थे, मुझे हमेशा पीटते रहते थे, पर इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा। तो इस पे बुली कहता है अरे देखो तो कौन बोल रहा है, क्या तुम्हें पिटाई खाने का इतना ज्यादा शौक है, चलो पीट देते हैं तुमको। तो इस पे दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं हम इसे इस तरह से बाहर नहीं पीट सकते। तो इस पे बंदा कहता है अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे कि हम इसे बाहर नहीं पीट सकते, चलो स्कूल में चलते हैं। हे लड़के क्या हमारे साथ तुम चलोगे, हमारे पास एक पेंट हाउस है जहाँ पे जाकर हम तुम्हें अच्छी खासी पिटाई देंगे, तो आ जाओ हमारे साथ। तुम्हें पता है तुम इतने ज्यादा पैथेटिक हो कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें जब देखती होगी ना तो वो भी तुम्हें पीटने का सोचती होगी। पर गाइस तभी हमारे हीरो कहता है चुप हो जाओ बस बहुत हुआ। तब भी ये बंदा चुप नहीं होता और बकवास किए जाता है, और तभी गाइस हमारा हीरो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है और कहता है मैंने कहा था ना कि चुप हो जाओ, तुम सुनते क्यों नहीं हो। पर गाइस ये देखकर दूसरे जो बंदे होते हैं वो रश कर देते हैं हमारे हीरो पे, ये कहते हुए कि तुम्हारी अकड़ बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूं। पर गाइस जैसे वो सब बंदे आ रहे होते हैं हमारा हीरो उनकी मूवमेंट्स को देख पा रहा होता है और कहता है मैं इन सब की मूवमेंट्स को आराम से देख सकता हूं कि ये सब कहां पे मुझ पे अटैक करने वाले हैं। ये सोचने के साथ ही वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर तभी एक बंदा हमारे हीरो पे अटैक करता है, पर तभी वो उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देता है जिससे कि उसका हाथ ही मुड़ जाता है। और तभी दूसरा बंदा भी हमारे हीरो पे मुक्के से अटैक करता है, पर गाइस तभी हमारा हीरो उसके मुट्ठी से इसके मुक्के को पकड़ लेता है और अपने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसके हाथों को एकदम दबाने लगता है, उसकी सारी उंगलियों को वो मोड़ देता है। तीनों की तीनों गुंडे जमीन पे पस्त पड़े होते हैं, किसी का हाथ टूटा होता है तो किसी का मुंह, तो कोई बेहोश पड़ा होता है। और तभी हमारा हीरो इन सबको देखकर अपने आप को शांत करता है और कहता है मैं जानता हूं मैं गंदा खून हूं। और गाइस तभी वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है जहां पे उसकी माँ उसे देखकर कहती है तुम पैदा कैसे हो गए, तुम्हें नहीं पैदा होना चाहिए था, मर जाओ, यहाँ आओ जल्दी मम्मी के पास, मैं तुम्हें आज जिंदा मार दूंगी, आओ मेरे पास। पर गाइस ये देखकर हमारे हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो भागता है अपने पिताजी की तरफ और कहता है पिताजी देखिए ना ये माँ क्या कह रही है, प्लीज मुझे बचाइए, माँ मुझे मारने वाली है, प्लीज मुझे बचाइए। पर गाइस तभी इसका फादर भी जो होता है वो मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि हमारे हीरो का जो टैलेंट होता है वो रद्दी भर का होता है, कोई भी टैलेंट नहीं होता हमारे हीरो के पास। और तभी उसकी माँ उसे कमरे में खींचकर बहुत मार मारती है, और तभी वो हमारा हीरो अपने प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि मुझे बचपन से ही सभी ने ठुकरा दिया, मैं किसी को एक्सेप्टेड नहीं था, पर इस बार चीजें अलग होंगी, मैं पिछली लाइफ में अपने माँ बाप को खुश करने के लिए हमेशा चीजें करता रहता था, पर इस बार मुझे दूसरा मौका मिला है और मैं वो तुच्छ चीजें नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ को बदल दूंगा और इस बार मुझे कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो इस पहले स्टेज को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वहीं पे इसके मास्टर ये बुढ़ऊ कह रहे होते हैं कि जो ये हान वू शंग टेक्निक है ना, जो मेरा बनाया हुआ टेक्निक है वो केओस से पैदा हुआ है, तो इसके लिए तुम्हें स्वर्ग, नर्क
और इस धरती को अपने दिल में बसाना होगा। अपनी पूरी जान लगाओ और इसे उठा के दिखाओ। और गाइस इसी के साथ ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, क्या सच में ये ज़रूरी है? क्या ये सच में यही सही टेक्निक है? क्या बुढ़ऊ तुमको सही में सच पता है? तो गाइस हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक बड़ा सा पत्थर अपने सिर पे उठाकर चल रहा होता है और उसके ऊपर ये बुढ़ऊ बैठे होते हैं। ये सुनते ही ये बुढ़ऊ कहते हैं, अरे तुमने इतने बड़ा पत्थर उठा रखा है, फिर भी तुम्हारे अंदर ताकत है बकवास करने की। तो इस पे गाइस हमारा हीरो इस पत्थर को नीचे रख देता है और कहता है, बस मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। तो इस पे मास्टर इसे पीटते हुए कहते हैं, जल्दी उठो, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत ही इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। पर वहीं हमारा हीरो कहता है, अरे यार मेरे अंदर एक भी शक्ति नहीं बची हुई है, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। पर गाइस तभी सिस्टम विंडो एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, मुबारक हो, आपने इस पहले रूट की पहले स्टेज को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको ये एक सोल रिंग दी जा रही है और आपने इतनी जल्दी इसे मास्टर किया। इसकी वजह से आपको एडिशनल पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। आपको पहले 1 लाख ट्री पॉइंट दिए जा रहे थे, अब आपको 1.5 लाख ट्री पॉइंट दिए जाएंगे और जो अगले रूट का दरवाजा है वो खुल चुका है। और इसी के साथ हमारे हीरो के हाथ में ये रिंग आ जाती है। इसे देखकर हमारे हीरो कहता है, अरे वाह, ये बहुत ज्यादा शाइनिंग रिंग है और देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस पे मास्टर कहते हैं, ये मेरे शिष्य ने मेरे लिए बनाई थी, ये मेरा बेस्ट आर्टिफैक्ट है और इसे हॉनर ऑफ मैन कहा जाता है। इसे ओपन करके देखो। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो स्टेटस विंडो की मदद से इसके इंफॉर्मेशन को देखता है। तो इस रिंग का नाम हॉर्न वन रिंग होता है और इसकी वजह से आप अगर मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो तो आपकी जो मेडिटेशन स्पीड है वो और 50 गुना बढ़ जाएगी। आपकी जो इंटरनल एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी और आपको एक नई स्किल माना फायर राम की स्किल दी जाती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, मास्टर क्या ये एक एस रैंक का आर्टिफैक्ट है? ये इतना सुपर्ब कैसे है? तो इस पे मास्टर कहते हैं, हो तुम इतना ऑब्वियस सा बात क्यों पूछ रहे हो, ये जरूर एस रैंक की आर्टिफैक्ट है। तो इस पे हमारे हीरो सोचता है, आखिर ये किस प्रकार के आइटम है? और तभी वो कहता है सिस्टम विंडो से कि सिस्टम विंडो रूट ओपन करो और मुझे दिखाओ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। हमारे हीरो के पास वन शिंग ऑप्शन होता है पहला, जो कि बहुत ज्यादा ही हाई डिफिकल्टी होती है जिसकी कंप्लीट करने की, और दूसरा एक अपर डिफिकल्टी का होता है मार्शल आर्ट रूट। और ये देखकर हमारे हीरो कहता है, अरे ये तो मार्शल आर्ट रूट है, ये ऐसा लग रहा है कि मास्टर का सिखाया हुआ टेक्निक वाला रूट है। पर गाइस तभी वो अगल बगल देखता है और कहता है, अरे मास्टर आप कहाँ गए मास्टर? और उसका मास्टर वहां पे होता ही नहीं है। वो कहता है, अरे यार मास्टर, इतनी डिफिकल्ट टाइम में आप कहाँ चले गए? मुझे चॉइस करनी थी, मैं आपसे पूछ के करता। पर गाइस तभी वो मार्शल आर्ट की जो रूट होती है उसे चुनता है कि वो रास्ता चुनेगा जहां पर उसकी मास्टर की टेक्निक साथ में काम करती है। हमें अगले दिन का उसी दिन का समय दिखाया जाता है जहां पर वो उस बंदे को पीट के आगे बढ़ रहा होता है और अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहां पर हमारे हीरो ने कल जो रास्ता चुना था उसी के बारे में बताया जाता है। इस रास्ते का नाम होता है मार्शल आर्ट हु हाइड इटसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। इस टेक्निक की मदद से आपका जो एफिशिएंसी है मार्शल आर्ट का वो 20% बढ़ जाएगा। और दुनिया में बहुत सारे हर्मिट्स हैं जो इसे एनलाइटमेंट करने के लिए प्राप्त करते हैं और एनलाइटमेंट भी हो जाते हैं और स्वर्ग का रास्ता चुनते हैं। पर तभी ये जो मास्टर होते हैं वो पूछते हैं, आखिर तुमने ये क्यों चुना? यहाँ पे बहुत सारे दूसरे मार्शल आर्ट्स भी थे यार। तो इस पे हमारे हीरो कहता है, मुझे बस इसका नाम ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे चुना। ये सुनते ही मास्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर तभी वो सोचता है, यानी हमारा हीरो सोचता है कि मैं कैसे दूसरे कोई रास्ते को चुन सकता था? ये रास्ता मेरे मास्टर यानी जो मुझे अभी सिखा रहे हैं उनसे बिलोंग करता है, तो मैंने धोखा कैसे दे सकता था? पर वहीं पर ये जो मास्टर होते हैं वो पूछते हैं, ये बताओ कल वो बंदा कुछ बात कर रहा था न्यू पावर जोन के बारे में, आखिर न्यू पावर जोन क्या है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, न्यू पावर जोन वो जोन है जहां पर हुआंग बू सेज ने अपना मार्शल आर्ट सीखा था। ये सुनते ही बुढ़ो कहते हैं, ओह इस दुनिया में भी हुआंग बू मार्शल आर्ट सीखने वाले बंदे हैं क्या? वो इसी के फैमिली के डिसेंडेंट हैं, यानी उनके पूर्वज के बच्चे हैं? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ वो वही है। तो इस पे मास्टर कहता है, क्या तुमने इस हुआंग बू मार्शल आर्ट को नहीं सीखा है? तुम भी तो उन्हीं के ब्लड लाइन हो ना? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं उनका ब्लड लाइन नहीं हूँ, मेरे अंदर उनके ब्लड लाइन का जो अंश है वो आया है ही नहीं। इसी के साथ हमें ब्लड सक्सेशन के बारे में बताया जाता है कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो माता पिता के मार्शल आर्ट्स होते हैं वो बच्चे के अंदर भी जीन्स के रूप में आ जाते हैं और वो बच्चा जल्दी ही अवेकनर बन पाता है। पर जो बच्चा अवेकनर नहीं बन पाता वो सिर्फ 5% होते हैं और उन 5% में मैं भी आता हूँ। पर ये जो नामकुन क्लेन का मेरा दोस्त हुआ करता था जिसे हम स्वॉर्ड ड्रैगन कहते हैं, वो उन 5% में से ही था, पर फिर भी उसने कमाल की चीजें कर दिखाई और वो एक रेयर एग्जाम्पल था कि हम मेहनत के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। पर गाइस ये सुनते ही ये मास्टर कहता है कि इसी के कारण क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया? क्या सच में यही कारण था? तो इस पे हमारे हीरो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ यही कारण था। ये सुनते ही ये जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बकवास बात है? एक पिता ने उसके बच्चे को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो उसकी मार्शल आर्ट को पोजेस नहीं करता है, उसके पास उसके जीन्स नहीं है? क्या बकवास है, वो पिता कहने के लायक नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें वो सारे मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखे हुए हैं। ये सुनते ही गाइस हमारे हीरो फीलिंग में आ जाता है और सोचने लगता है अपने पास्ट के बारे में, जहां उसका फादर कह रहा होता है कि मेरा बात याद रखना, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे सपोर्ट में कोई आगे नहीं आएगा, तुम किसी के सहारे नहीं जी सकते हो, समझ गए ना? और मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूंगा,
इसलिए तुम्हें फेलियर बुलाते हैं, क्योंकि सच में तुम एक फेलियर हो, समझ गए ना। और गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही स्माइल करने लगता है और कहता है हाँ मास्टर, मैं आप पे ही सिर्फ भरोसा करता हूँ। पर मास्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप सुबह से ही मेरे बारे में ही सिर्फ पूछे जा रहे हो, मुझे आपके बारे में पता नहीं है। आप जब जवान थे तो आप क्या करते थे? तो इस पे ये जो मास्टर होता है वो कहता है मैंने जिंदगी में बहुत सारे एविल काम किए हैं और अच्छे काम भी किए हैं, और जो मैंने एविल काम किए उसका मैं पछतावा भी भर के आया हूँ। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है तो आप भी अपने जवानी में एक एविल इंसान थे, एक दुष्ट व्यक्ति थे। इस पे ये मास्टर इसे मारने लगता है और कहता है कोई ने भी अभी तक मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की है, तुमने मुझे एविल कहने की हिम्मत कैसे की? और खाओ मार। तो इस पे हमारा हीरो कहता है आउच मास्टर, ये दर्द कर रहा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो एक ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपने मार्शल आर्ट की पावर्स और ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। पर उसके मास्टर कह रहे होते हैं ये दुनिया बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा मेरे समय में हुआ करता था। मेरे समय में लोग मार्शल आर्ट की इस स्किल को ही ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे, वो अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में ज़्यादा मेहनत करते थे ताकि वो स्किल्स को अपना सकें। स्किल एक सिर्फ जरिया होता है, पर जो मेन चीज़ है वो बॉडी है। अगर तुम इस टेक्निक को संभाल लेते हो और अपने बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हो कि तुम किसी भी स्किल को सिखाने के बाद तुरंत सीख जाओ, तो मैं याद रखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक गोल्डन मार्शल आर्टिस्ट बनाकर ही रहूँगा। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो अपने एनर्जी को कलेक्ट करता है और फिर पंच की सबकी तैयारी करता है। गाइस वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ही जीवन में जरूरी होता है। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके डमी पे दे मारता है, जिससे कि ये जो डमी है वो टूटकर आधे हिस्से में कट जाता है। और तभी हमारा हीरो मास्टर से पूछता है मास्टर एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ गोल्डन मार्शल आर्टिस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? तो इसमें मास्टर कहता है अरे वो इसलिए क्योंकि तुम एक नोबल बंदे हो, एक समझदार बंदे हो, तुम गोल्डन मार्शल आर्टिस्ट जरूर बन पाओगे, क्योंकि मार्शल आर्ट का जो पिनेकल होता है ना, यानी सबसे ऊपर का लेवल, वो गोल्डन मार्शल आर्टिस्ट ही होता है। और तभी हमारा हीरो कहता है पर हम यहाँ पे कहाँ खोजेंगे गोल्डन मार्शल आर्ट बनने का, ये तो बहुत ज़्यादा दूर का सफर है। तो इस पर मास्टर कहता है नहीं, ये दूर का सफर नहीं है, तुम सेकंड काम जो करने वाले हो अब से वो ये होगा कि तुम लाइफ और डेथ के बीच में सफर करोगे और फिर उससे एनलाइटमेंट प्राप्त करोगे। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है लाइफ और डेथ का सफर? मैं कुछ समझा नहीं मास्टर, आप कहना क्या चाहते हो? कहीं ये आप ये तो नहीं कहना चाहते? तो इस पे मास्टर कहता है हाँ बेशक तुम सही समझे, ये बताओ क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पे हम मॉन्स्टर से अटैक कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं? तो गाइस फाइनली हमारा हीरो मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रीन जोन गेट का एरिया दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के अंदर ही होता है। हमारा हीरो उसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड फ्लोर में जा रहा होता है और इस पे मास्टर पूछते हैं आखिर ये कैसी जगह है? तो हमारा हीरो कहता है इस एरिया को ग्रीन जोन गेट कहते हैं और ये एकेडमी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पर जो इस मार्शल आर्ट एकेडमी के डायरेक्टर है ना, उन्होंने पर्सनली इस गेट को क्लोज रखा है क्योंकि इसके अंदर एक डंजन है। और गाइस तभी इस गेट के बाहर हमें तालिस्मान का बहुत सारा एरिया दिखाया जाता है, फॉर्मेशन दिखाया जाता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है मुझे लगा ही था इन्होंने इस फॉर्मेशन की मदद से इस गेट को बंद रखा होगा, हम अंदर अब नहीं जा सकते। तो इस पे मास्टर कहते हैं अरे ये तो 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है, इसे तो आराम से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या तुम सच में इसे आराम से ब्रेक कर सकते हो मास्टर? तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं मुझे आंडू पांडू समझा है क्या? मैं इस फॉर्मेशन को आराम से खोल सकता हूँ, बस मुझे फॉलो करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो इस गेट को खोल देता है, अंदर चला जाता है। और तभी हमारा हीरो कहता है अरे यार सच में हमने इस गेट को खोल दिया, हमने फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो इस गेट के अंदर जाता है वो एक डंजन के एंट्रेंस को देखता है और ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये तो एक गेट है, और तुरंत ही वो अपने हाथ की हथकड़ियों को निकालने लगता है। ये देखकर मास्टर कहते हैं अरे मेरे शिष्य ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे हमारा हीरो कहता है हम इस गेट के अंदर जा रहे हैं मास्टर, तो मुझे इस साइकिल्स को निकालने तो दीजिए, तभी ना मैं फ्रीली अंदर जाके ट्रैवल कर पाऊंगा। तो इस पे मास्टर कहते हैं तुम कहीं भी रहो, हगो मुतो या फिर डंजन के अंदर जाओ, तुम्हें इस हथकड़ियों को नहीं निकालना है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस कबाड़ को पहन के जाऊंगा अंदर, वो भी डंजन के, तब तो मॉन्स्टर्स मुझे आराम से मार देंगे। इसी के साथ हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत होती है और हमारा हीरो अंदर पहुंच जाता है, जिसमें मास्टर कहते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम और तुम हैं। चलो ठीक है, समय आ चुका है जब मैं तुम्हें अपनी पहली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सिखाऊंगा। और गाइज इसी के साथ ये जो मास्टर होते हैं हमारे हीरो को पहली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे देते हैं। और गाइज ये एक प्रकार का माइंड में डालने जैसा होता है कि माइंड में आप टेक्निक डाल दिए हो। सिस्टम विंडो भी कहता है कि आपने हेवनली किंग स्क्रोल को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है, जो कि बी रैंक का है और फ्यूचर में आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ये देखकर हमारे हीरो कहता है अरे वाह, अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक बी रैंक का मार्शल आर्ट, मुझे मजा आ गया ये देखकर। पर गाइस तभी मास्टर कहते हैं हे बच्चे तैयार हो जाओ, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें उसे हराना भी है। और गाइस इसी के साथ हमें फायर फॉक्स दिखाए जा रहे होते हैं जो हमारे हीरो की तरफ आ रहे होते हैं। पर तभी ये मास्टर कहते हैं कि जो मैंने हेवनली किंग स्क्रोल तुम्हें दिया है, तुम्हें सिखाया है, ये एक हांगवू फैमिली का मार्शल आर्ट है और ये मार्शल आर्ट पूरी की पूरी तरह ब्रूट फोर्स पे डिपेंड करता है। इसके बहुत थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं जिससे कि तुम इन्हें आराम से यूज कर सकते हो और ये जो मार्शल आर्ट है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम्हारी
बॉडी के लिए ही ये बनाई गई है। तो अभी तक जो तुमने सीखा है उसका इस्तेमाल करके अपनी इस मार्शल आर्ट को अनलीश करो। और गाइस तभी हमें फायर फॉक्स दिखाई देते हैं जो हमारे हीरो के एकदम जस्ट सामने आ चुके होते हैं। हमारे हीरो लड़ने के लिए तैयार होता है, पर गाइस तभी ये जो फायर वुल्फ होते हैं वो तुरंत ही हमारे हीरो पे लगातार अटैक कर देते हैं। वो हमारे हीरो को एक भी अटैक करने का मौका ही नहीं देते हैं। वो बार बार हमारे हीरो पे अटैक करते हैं। हमारे हीरो इसे डॉज कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है अरे यार फायर वुल्फ जो है वो मुझे इसके ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है, मैं कैसे अपनी टेक्निक को तैयार करूं। पर तभी गाइस वहीं पे ये मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं जल्दी से इस मार्शल आर्ट जो स्क्रोल है उसकी एक्टिवेट करो स्किल को। पहले तुम 2 कदम पीछे लो, अपने शरीर को एकदम मोड़ो और उसके बाद अपनी पावर को अनलीश करो। ये सुनते ही हमारा हीरो इस मास्टर की टेक्निक को ट्राई करता है और तुरंत ही पहले 2 कदम पीछे लेता है, अपनी बॉडी को एकदम ट्विस्ट करता है। पर गाइस जैसे ही वो ट्विस्ट करता है एक फायर वुल्फ हमारे हीरो की तरफ अटैक करने आता है। ये देखकर हमारे हीरो कहता है अरे वाह परफेक्ट मौका मिल गया मुझे। और गाइस ये फायर वुल्फ ऊपर की तरफ अटैक करता है, पर गाइस हमारा हीरो तो अपनी बॉडी को मोड़ चुका होता है नीचे की तरफ और एक जोरदार पंच इस फायर वुल्फ के पेट में दे मारता है हमारा हीरो जैसे ही इस मॉन्स्टर को पंच मारता है इस मॉन्स्टर का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। ये देखकर हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और कहता है अरे वाह मैंने इस गेट के अंदर आकर अकेले ही एक बड़ी सी मॉन्स्टर जिसका नाम फायर फॉक्स है उसको अपने हाथों से हरा दिया, वाह मैं कितना कमाल का हूं। पर गाइस तभी मास्टर सीरियसली आंखों से कहते हैं अरे बकलोल लड़के अभी फाइटिंग खत्म नहीं हुई है। और गाइस इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा फायर फॉक्स दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के ऊपर जबड़ा खोल के उस पर अटैक करने आ रहा होता है। और तभी खूनी खून हमारे हीरो पे फायर फॉक्स अटैक कर चुका होता है और हमारा हीरो अपने गर्दन पे जो स्क्रैच लगी होती है उसे पकड़ के खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है अरे यार इस फायर फॉक्स के आते हुए अटैक को मैंने देखा ही नहीं और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अगर मैं अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके हटाना होता तो थोड़ी देर में ही मेरे सामने अंडरग्राउंड के जो राजा यमराज है ना वो मेरे सामने खड़े होते हैं। पर गाइस तभी ये फायर फॉक्स एक और अटैक कर देता है हमारे हीरो पे। हमारा हीरो इसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर गाइस जैसे हमारे हीरो इसके अटैक को डॉज करता है एक और फायर फॉक्स पीछे से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो इसे भी अवॉइड करता है, पर तभी ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही डरने लगता है और सोचता है मैं क्या करूं यार, अगर मैं एक के अटैक को डॉज करता हूं तो दूसरा मेरे पे अटैक कर देता है, दूसरे को डॉज करता हूं तो तीसरा मेरे पे अटैक कर देता है। मेरे मास्टर ने मुझे ये तो बताया है कि मुझे अवॉइड कैसे करना है, पर ये नहीं बताया कि कैसे मौके का फायदा उठाना है और इन सब पे अटैक करना है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में सोचा था कि मैं जितना मेहनत किया हूं अगर उतना ही मेहनत मैं इस लाइफ में भी करूंगा तो हो सकता है मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब हो जाऊं, पर फिर भी मैं इन सबको नहीं मार पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूं। पर गाइस तभी हमारे हीरो डिप्रेशन में जा रहा होता है, पर तभी मास्टर कहते हैं अपने दिमाग को लाओ, अपने होश में आओ बच्चे, मैं तुम पे भरोसा करता हूं, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं बच्चे कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अवॉइड करो, मैं ये कह रहा हूं अटैक करो, अपनी तरीके का इस्तेमाल करो और मुझ पे अपने मास्टर पे भी भरोसा रखो, अपने डिवाइन 9 सिन आर्ट का इस्तेमाल करो और इन सबको हरा दो। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारे जो मोटिवेटेड हो जाता है वो तुरंत ही इन मॉन्स्टर्स पे फोकस करता है और कहता है मुझे फोकस करना होगा, मुझे अपने 9 सन्स मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को एक बार में हराना होगा, यानी एक एक करके इन सबको हराना होगा। हमारा हीरो एक एक मॉन्स्टर पे मुख का लात बरसा रहा होता है। एक वुल्फ उस पे अटैक करता है पर तभी वो एक पंच मारता है, फिर दूसरा वुल्फ अटैक करता है तो वो किक मारता है और फिर भी वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे थक रहा होता है, पर फिर भी वो एक एक मॉन्स्टर को इस समय हरा रहा होता है ना कि पूरे झुंड को एक बार में ही। और गाइस इसी के साथ 6 घंटे बीत जाते हैं जहां पे हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही थक चुका होता है इन सबसे लड़ते लड़ते, और ये जो फायर वुल्फ होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं। ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे पे पहले बहुत ज्यादा ही अटैक कर रहे थे पर ये अब अटैक मेरे पे नहीं कर रहे हैं और मेरे पास डिफेंस करने का अच्छा खासा मौका आ गया है, पर मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ही कम हो गई है। मैं 9 सन्स डिवाइन आर्ट का बस इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके बाद वेट कर रहा हूं कि कब मेरी इनर एनर्जी फुल हो जाए तो इस पर मैं अटैक करूं, पर मैं तब भी अपनी एनर्जी को फुल नहीं कर पाया हूं, मुझे मौके की तलाश नहीं मिल रही है। पर गाइस तभी ये मास्टर कहते हैं वक्त आ चुका है इन सबको धो डालने का। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब एनिमी का तुम्हारे जो स्टेमिना वो कम हो तभी अटैक करते हैं। और गाइस तभी हमारे लोग कहता है नहीं, मुझे और इंतजार करना होगा, मुझे इन सब की पावर्स को और कमजोर करना है और अपने स्टेमिना को रिकवर करना है। तो इस पे मास्टर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है पहले किसका स्टेमिना रिकवर होगा, तुम्हारा होगा या इन सारे वुल्फ का होगा? तुम कब तक इंतजार करते रहोगे? मौका अभी अच्छा है, मैं कह रहा हूं ना मेरे 9 सन्स मार्शल आर्ट पे भरोसा रखो और इन सब पे अटैक कर दो, रश कर दो इन सब पे। तो इस पे हमारे लोग कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं जरूर करूंगा। और गाइस तुरंत वो एनर्जी को अपने निकालने लगता है अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए, और तभी ये वुल्फ भी जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अगर तुम अभी इन सारे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गए और 9 सन्स आर्ट से अपने स्टेमिना को रिकवर कर पाए तो मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होगी। और गाइस तभी एक वुल्फ हमारे हीरो पे अटैक करता है, हमारा हीरो उसके जबड़े को पकड़ता है और तुरंत ही उसके जबड़े के नीचे एक जोरदार मुक्का दे मारता है और फिर कहता है सच में क्या मास्टर आप प्रॉमिस कर रहे हो? पर गाइस तब ये क्या, जैसे ही हमारे हीरो बात बोलता है एक और वुल्फ अपने फायरबॉल एनर्जी से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है जो कि उसके जस्ट
जस्ट बगल से निकलती है और उसके पीछे ब्लास्ट हो जाती है। पर गाइस तब ये फायरवुल्फ फिर से हमारे हीरो पे एक जोरदार तरीके का फ्लेम थ्रो कर देता है, जो कि डायरेक्ट हमारे हीरो पे जा लगती है। पर तभी वो वुल्फ देखता है कि हमारा हीरो वहां पे होता ही नहीं है और गाइस हमारा हीरो तो आसमान में जंप कर गया होता है और फिर कहता है खाओ मेरा मुक्का। और गाइस तभी वो एक जोरदार मुक्का अपने क्यूआई से फुल करके अपने पंचेस को मार देता है इस वुल्फ के सर पे, जिससे गाइस ये वुल्फ का वहीं पे काम तमाम हो जाता है और हमारे हीरो का जो डिवाइन मार्शल आर्ट होता है सांग गुंग वांग वाला, वो लेवल 3 पे पहुंच चुका होता है। सिस्टम विंडो कहता है कि आपकी 9 सन्स टेक्निक जो है वो 3 स्टार पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से आपका जो स्टेमिना था जो कि 10% से भी कम था वो फुल हो चुका है और आपके जो टोटल पॉइंट्स थे हमने रिवार्ड के रूप में 2.5 लाख पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले इसे कंप्लीट किया है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही थक रहा होता है पर तभी उसकी एनर्जी रिकवर हो जाती है। पर गाइस तभी सिस्टम विंडो कहता है कि आपका जो फियर नाम का स्किल है वो आपने गेन कर लिया है और उसकी वजह से ये जो वुल्फ हैं वो डर रहे हैं आपसे, वो पीछे हट रहे हैं। गाइस ये वुल्फ पीछे हट रहे होते हैं, ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वहीं पर ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ये एक टैलेंट है बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ 2 हफ्ते हुए तुम्हें सिखाए हुए पर तुम अभी तक ही 3 स्टार पे पहुंच गए। तुम सच में बहुत ज़्यादा ही गॉडली टैलेंटेड हो मेरे बच्चे और तुम्हारा टैलेंट मेरे जो एल्डेस्ट डिसाइपल था यानी मेरा पहला डिसाइपल था उससे मैच करता है। इस पे हमारे हीरो कहता है एल्डेस्ट डिसाइपल वो कौन था? तो इस पे ये मास्टर कहते हैं वो मेरा पहला डिसाइपल था और तुम्हारा वो गॉड ब्रदर है यानी सबसे बड़ा भाई है वो तुम्हारा, अगर डिसाइपल के रूप में देखा जाए तो इस पे हमारे हीरो कहता है हैं डिसाइपल? आखिर आपके कितने सारे डिसाइपल्स थे? आखिर आपने इस दुनिया में कितने सारे डिसाइपल पैदा किए हैं यार, जब मेरा नंबर कहाँ पे है? तो इस पे मास्टर कहते हैं तुम चिंता मत करो, इतना चिल्लाओ मत, समझ गए ना, तुम मेरे चौथे डिसाइपल हो, समझ गए ना। तो इस पे हमारा हीरो कहता है आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? तो इस पे मास्टर बात को चेंज करते हैं और कहते हैं देखो देखो वो फायरवुल्फ भाग रहे हैं, उनको पकड़ो पकड़ो, जाओ जल्दी पकड़ो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है सब्जेक्ट को चेंज मत करिए, मेरे बात का जवाब दीजिए आप। पर मास्टर अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो वुल्फ है वो पहले ही भाग गए, हम लोग जब बातें कर रहे थे ना वो तभी भाग चुके हैं। तो इस पे मास्टर हमारे हीरो को मारते हुए कहते हैं बेवकूफ लड़के, मैंने तुमसे पहले ही कहता कि जाओ उनको पकड़ो, पहले उनका काम तमाम करो और तुम यहाँ पे मुझसे बकवास कर रहे थे, जाओ जल्दी से उनको पकड़ो, जल्दी से, मेरे साथ बकवास करने से अच्छा है तुम जाके उन्हें हंट करो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मास्टर कि आप अपने प्रॉमिस को तो नहीं भूले हैं, आपने कहा था मुझे आप एक अच्छी टेक्निक सिखाओगे। तो इस पे मास्टर कहता है तुम मुझे इतना बूढ़ा समझ रहे हो क्या? मैं अभी भी जवान हूँ, समझ गए ना, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और मैं जो मार्शल आर्ट तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो बेसिक मार्शल आर्ट है जो तुम्हारे इनर कोर को स्ट्रांग करेगा और उसका नाम है हाउ टू विन। तो बताओ क्या तुम सीखना चाहोगे इसे? बोलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो इस पे हमारे जो कहता है अरे ये मार्शल आर्ट तो मेरे हाउंडबू फैमिली का मार्शल आर्ट है ना, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा ही पूर्वज यूज़ किया करते थे। तो इस पे मास्टर कहता है हाँ बेशक ये तुम्हारे फैमिली का ही मार्शल आर्ट है, तो बताओ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम सीखना चाहोगे? ये बेसिक मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। तो इस पे हमारा हीरो सोचने लगता है क्या मेरा जो फैमिली है जहाँ पर मैं एक ऐसे सक्सेसर के रूप में पैदा हुआ था जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं, कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, अगर वो बंदा उन्हीं के फैमिली का मार्शल आर्ट सीख कर गया तो क्या मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मुझे अभी अपने फैमिली के बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। और वो कहता है हाँ मैं इसे लर्न करूंगा। और गाइस इसी के साथ स्टेटस विंडो जो होता है वो कहता है आपने सीख लिया है हाउ टू विन नाम का मार्शल आर्ट। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो उन फायरवुल्फ्स को बड़े से रेगिस्तान में खोज रहा होता है और कहता है अरे यार वो सब कहाँ चले गए, मैं उतने दिन से उन सबको खोज रहा हूँ पर मिल ही नहीं रहे। तो इस पे मास्टर कहते हैं यही होता है, यही होता है, देख रहे हो ना, अगर तुम मेरे से बकवास करने की जगह उन मॉन्स्टर्स को हराए होते, उन वुल्फ को हंट किए होते तो फिर इस तरह से तुम्हें ढूंढना न पड़ता, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। इसीलिए कहते हैं बच्चों को हमेशा मास्टर्स की बातें माननी चाहिए। तो इस पे हमारा हीरो कहता है ठीक है मास्टर, अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो थोड़ा आगे बढ़ता है वो शॉक्ड हो जाता है। मास्टर पूछा हे बच्चे तुमने रुक क्यों गया, तुम क्या देख रहे हो? तो इस पे मास्टर कहता है मास्टर एक बात बताइए, हम जिस वुल्फ को खोज रहे हैं उसके तो 3 पूंछ है ना? पर गाइस तभी हमें 7 पूंछ वाला यानी 9 टेल फॉक्स दिखाया जाता है जिसका नाम चोनमू होता है। ये देखकर मास्टर कहते हैं अरे वाह बच्चे तुम्हारी किस्मत तो देखो बहुत बढ़िया है, हम लोग 3 टेल के निशान खोजने आए थे, यहाँ पे हमें 9 टेल मिल गया इन 3 टेल्स के मिक्स में। पर चलो जो भी हो बहुत अच्छा है, तुम इन्हें हंट करने वाले हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं मास्टर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका नाम चोंग्यू है, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सी रैंक के भी बंदे अगर ग्रुप करके हराए ना तो भी नहीं हरा सकते हैं, इसकी स्पीड बॉस लेवल की होती है और ये इस गेट का बॉस है। आपको पता है ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, लगता है अगर मैं इससे अटैक करने जाऊँ, इस पे मारने जाऊँ ना तो खुद ही मैं मर सकता हूँ, आपको पता नहीं ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो इस पे मास्टर कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस वहीं पे गेन कर सकते हो जहाँ पे मरने और जीने का सवाल हो, तो तुम्हें इस लाइन को क्रॉस करना ही होगा। ये सुनते ही हमारे तो सोचता है अबे यार यहाँ पे लाइन क्रॉस करने की नहीं, जीने मरने की बातें हो रही है, मैं यहाँ पे टपक गया तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो कहता है मास्टर फिर भी मैं इसे क्या जीत पाऊंगा? तो इसमें मास्टर चिल्लाते हैं जाओ जल्दी जाओ लड़के, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं अपने मास्टर से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था, जो वो कहते थे वो मैं
करता था, वो कहते थे खाई में कूद जाओ, मैं खाई में कूद जाता था, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। तो इस पे गाइस ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है ठीक है मैं जाता हूं, पर वो सोचता है क्या मैं सच में इस चोंग्यू से जीत सकता हूं। मास्टर आप मेरे पास कितने भी करीब हो, अगर ये मॉन्स्टर मेरे पे अटैक करता है ना तो आप मुझे नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आप बस एक भूत हो और भूत किसी को छू नहीं सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे एक भी अटैक मैंने खा लिया तो मेरा सच में मौत हो जाएगा इसी जगह पे। पर गाइस तभी वो सोचता है नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बार हार चुका हूँ। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे एक बंदा उसे बहुत बुरी तरह से कंपटीशन में पीट रहा होता है, और तभी हमारे हीरो का वो बीच का डांटिया नहीं तोड़ देता है, और उसके बाद उसके चेहरे पर अपनी लात को रखते हुए कहता है देखो बच्चे, मैंने आखिरकार तुम्हें हरा दिया, तुम एक वर्थलेस पर्सन हो, समझ गए ना, और तुम्हारा डांटियान मैंने तोड़ दिया है, तो अब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है ली होंग, तुम भगवान के पनिशमेंट से नहीं डरते हो, तुम्हें भगवान नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे ली होंग कहता है मैं भगवान से नहीं डरता, मैं पहले ही उनके पनिशमेंट के लिए तैयार हूं, वो कभी भी आए मुझसे लड़ ले, मैं उन्हें भी हरा दूंगा, समझ गए ना। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं पहले मरा, उसके बाद फिर जिंदा हुआ, और इतनी सारी कठिनाइयां सहने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है कि मैंने मौत को भी एक बार चकमा दे दिया। ये फॉक्स उतना डरावना भी नहीं है, मेरे पास मास्टर है मेरे, जो मेरा हमेशा हर वक्त में साथ देंगे, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो सारे वुल्फ के पास जाता है और अपने फियर वाले स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जो छोटे छोटे वुल्फ होते हैं वो डरने लगते हैं। ये देखकर जो बड़ा वाला चोंग्यू नाम का वुल्फ होता है वो तुरंत ही अपने फियर वाले जो ड्रैगन रॉर की स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे हीरो का जो फियर वाला स्किल होता है वो कैंसिल हो जाता है, और हमारे हीरो की जो स्टेटस विंडो होती है वही पूरी की पूरी तरह चूर चूर हो जाती है। और गाइस तभी हमें ये बड़ा सा वुल्फ दिखाई देता है 9 टेल वाला, जो हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरे स्टेटस विंडो को इसने तबाह कर दिया यार, मेरे रेसिस्टेंस को जो फियर वाली स्किल थी उसे सिर्फ इसने अपने फाइटिंग स्पिरिट से ही तोड़ दिया। सच में यार ये सच में एक 9 टेल फॉक्स चोंग्यू है। ये चोंग्यू हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है अपने फुल ओरा को इस्तेमाल करके, अपने फायर फॉक्स वाले जो इसकी ब्लू फायर होती है उसको एक्टिवेट करके। और तभी हमारे हीरो कहता है मास्टर मैं इस पे अटैक करने जा रहा हूं, तो आप भी रेडी हो जाइए मेरी मदद करने के लिए। पर जैसे ही हमारे हीरो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है वो अगल बगल देखता है कि उसकी मास्टर वहां से गायब हो चुके होते हैं, एक बार फिर से वो वहां पे नहीं होते हैं। सीन हमें फिर से हमारे हीरो के घर का दिखाया जाता है, जहां पे उसका एक भाई होता है जिसका नाम ह्यू हांग होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं अपने भाई ली जून से लड़ना चाहता हूं और उसे हराना चाहता हूं। तो इस पे इसके फादर पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो इस पे हमारे ये जो उसके भाई होता है वो कहता है कि मैं इस फैमिली की बेइज्जती को वापस एक्वायर करना चाहता हूं, यानी इसकी बेइज्जती हुई थी हमारे छोटे भाई की वजह से, तो मैं उसके शेम को हटाना चाहता हूं। तो इस पे इसका फादर पूछता है असली रीजन बताओ, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, चिंता मत करो। तो इस पे गाइस ये सुनते ही ये इसका भाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है अरे यार फादर, सिर्फ उनके बात से ही इतना ज़्यादा एनर्जी मेरे पे पड़ रहा है, सच में यार ये एक ए+ रंग के फिस्ट किंग हैं। और तभी हमें हमारे हीरो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि ए रैंक के फिस्ट किंग होते हैं। और तभी ये बच्चा यानी हमारे हीरो का भाई कहता है कि मैं इस वजह से अपने भाई ली जून से लड़ाई करना चाहता हूँ, यानी हमारे हीरो से लड़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गॉड मदर हैं उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जाकर ली जून का काम तमाम कर दें। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारे हीरो का फादर कहता है कि इस दुनिया में जो कमज़ोर हैं उन्हें और ज़्यादा ही झुकाया जाएगा, उन पे चढ़ के उनका कुरमा बनाया जाएगा, पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है। अगर वो बच्चा ली जून स्ट्रॉन्ग नहीं है और वीक है तो वो भी इस दुनिया में सर्वाइव करने का हक नहीं रखता है, तो जो हो उसके साथ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके सामने ये जो फायर वुल्फ होते हैं उन्होंने पूरे जगह को ही फायर से भर दिया होता है, फायर वैली बना दी होती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे यार ये वुल्फ ने इस पूरे जगह को फायर वैली बना दिया है, मैं कहीं पे भी कदम रखूंगा तो मेरा रोस्टर हो जाएगा, मैं भुना हुआ ली जून बन जाऊंगा। पर इन सारे वुल्फ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है। पर चलो इतना ज़्यादा घबराते नहीं है, ध्यान से सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी पिछली लाइफ में इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बारे में नॉलेज लिया, मार्शल आर्ट के बारे में जाना, और खूब सारे मॉन्स्टर्स के बारे में नॉलेज रखकर मैंने उन्हें लगभग थोड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा भी लेता था। तो उसी का चलो इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये सब फायर वुल्फ हैं जो कि अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पर अगर मैं इनके लीडर को हरा दूं तो ये सब फायर वुल्फ जो छोटे छोटे फायर वुल्फ हैं वो भी हार जाएंगे और बड़ा वाला लीडर भी हार जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके सावधानी से इस फायर की वैली को पार करना होगा और इसके लीडर पे अटैक करना होगा। और गाइस तभी हमारा हीरो इस सारे फायर को डॉज करते हुए एक जोरदार पावरफुल पंच इस फायर वुल्फ पे मारने जा रहा होता है। पर गाइस जैसे ही वो सामने देखता है तो फायर वुल्फ जो कि 9 टेल फॉक्स होता है वहां से गायब हो चुका होता है। पर गाइस ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये 9 टेल फॉक्स कहाँ गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और गाइस तुरंत ही ये जो 9 टेल फॉक्स होता है वो हमारे हीरो के पीछे आ जाता है और अपने बड़े से दांत से इसको खाने जा रहा होता है। पर गाइस तभी हमारे हीरो अपने हाथों को ऊपर करके इसे ब्लॉक करता है और सोचता है मैं
क्या करूं, अगर मैं कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। पर गाइस तभी उसके मास्टर कहते हैं तुम तुरंत ही हेवनली किंग स्टेप्स का इस्तेमाल करो। और गाइस सुनने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत ही अपने हेवनली किंग स्टेप्स को इस्तेमाल करता है और इस जो वुल्फ होती है उसके मुंह से बच जाता है, उसके अटैक से बच जाता है हमारा हीरो। और फिर कहता है कि अब से मैं हेवनली किंग के इस स्टेप को ही इस्तेमाल करूंगा। और गाइस तभी ये डॉज करने के साथ आसमान में उछल जाता है। ये वुल्फ भी हमारे हीरो को आसमान में देख रहा होता है, पर तभी हमारा हीरो इस पे एक जोरदार पंच मारने के लिए तैयार होता है और कहता है हे वुल्फ, तुझे क्या लगता है मैं इस तरह से यहाँ पर ऐसे ही मर जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं फिर से एक बार नहीं मरना चाहता। और हमारा हीरो गाइस एक जोरदार पंच इस वुल्फ के चेहरे पे दे मारता है, जिससे कि गाइस एक ही पंच में इस वुल्फ का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। वहीं पर हमें खून ही खून दिखाई देता है जो कि हमारे हीरो और इस वुल्फ का होता है। हमारा हीरो कहता है अब मैं और नहीं लड़ सकता यार, मैं बहुत ज्यादा ही थक गया। और गाइस तभी हमें ये वुल्फ दिखाई देता है जो कि चित पड़ा होता है वहीं पर। और तभी स्टेटस विंडो कहता है कि मुबारक हो, आपने इस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिसके कारण आपने एक रिकॉर्ड टाइम सेट किया है, जिसकी वजह से आपको 5 लाख पॉइंट दिए जा रहे हैं और प्लस एडिशनल रिवार्ड 2.5 लाख पॉइंट्स का दिया जा रहा है। और गाइस तभी ये वुल्फ वहां से गायब हो जाता है। स्टेटस विंडो कहता है कि इस वुल्फ ने आइटम्स ड्रॉप किए हैं जो कि एक बी क्लास का मार्शल आर्ट है और फिर एक वैम्पायर मार्शल आर्ट जो कि ए क्लास का है। तो गाइस फाइनली हमारे हीरो को एक अजीब सा मार्शल आर्ट जिसका नाम वैम्पायर मार्शल आर्ट है वो मिल गया और इसी के साथ वुल्फ वहां से गायब हो जाता है। पर वहीं पे गाइस ये मास्टर आ जाता है और कहता है अरे मेरे शिष्य, तुमने तो बड़ा यूजफुल मार्शल आर्ट प्राप्त कर लिया। ये एक ए क्लास का मार्शल आर्ट है जो कि दूसरे तुम्हारे ओपोनेंट की जो एनर्जी होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर और उसकी सारी एनर्जी को खत्म कर देगा। ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मार्शल आर्ट है, कम दिनों में ही तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा ये मार्शल आर्ट। तो गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो खुश तो होता है, पर तभी वो पूछता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात तो समझ गया, पर उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप थे कहां? मैं आपको बार बार बुला रहा था, डेस्परेटली बुला रहा था कि मास्टर आइए मेरी मदद करिए, और आप चले कहां गए थे? मैंने सोचा कि आप मुझे छोड़ के चले गए हो और आप कभी भी मुझे वापस नहीं मिलने आओगे। तो गाइस ये सुनते ही ये मास्टर थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है ओह मुझे माफ करना, मैं कहीं काम से चला गया था, पर मेरे शिष्य तुम इतना चिंता मत करो, मेरे तुम शिष्य हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे गलत समझ लिए, मैं बस काम से गया था। पर गाइस वहीं हमारा हीरो अपने पंच को देखता है और सोचता है मैंने सिर्फ एक पंच में उस वुल्फ को हरा दिया, सच में ये हेवनली किंग मार्शल आर्ट कमाल की है। पर गाइस तभी मास्टर कहते हैं जल्दी से इस वैम्पायर आर्ट को सीखो, उसके बाद मैं जो बताऊंगा जैसे जैसे ना वैसे वैसे तुम करना, अगर तुम वैसे किए तो तुम्हारी शक्तियां बहुत जल्दी ही इंक्रीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है क्या सच में मास्टर आप सच कर रहे हो? तो इस पे मास्टर कहते हैं तुम्हारे मास्टर ने कभी झूठ बोला है, चलो जल्दी करो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं मास्टर, आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला, और वो तुरंत ही इस बुक को फाड़ देता है जिससे कि इस मार्शल आर्ट को हमारा हीरो सीख जाता है। स्टेटस विंडो भी कहता है कि मुबारक हो आपको, आपने इस वैम्पायर मार्शल आर्ट जो कि ए रैंक की है उसे सीख लिया है और आप अब इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा हीरो इस मार्शल आर्ट को सीखता है इसके मास्टर कहते हैं चलो ठीक है, तुमने इस मार्शल आर्ट को सीख लिया ना, चलो अब अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करो और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स की लाशें हैं उनके खून को और उनकी क्यूआई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में अपने कपड़े को चेंज कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारे फाइट के बाद हमारे हीरो के कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। पर गाइस तभी वो अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहां पर गाइस इन सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उनकी क्यूआई एनर्जी को अपने अंदर लेने के बाद हमारे हीरो के पास बहुत सारी नए स्किल्स आ चुके होते हैं जो कि बी रैंक का डोमिनेंस स्किल और भी बहुत सारे हेवनली फुट स्टेप्स आ चुके होते हैं हमारे हीरो के पास। और अपने स्टेटस विंडो को देखने के बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता है अब कोई भी सी रैंक का बंदा अगर मेरे सामने आ जाता है या फिर उसका झुंड भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सबको हरा दूंगा। अरे मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, सच में ये कमाल का है। पर तभी मास्टर कहते हैं हे लड़के तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या, जल्दी चलो आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मैं चल रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो अपने क्लास के लिए जा रहा होता है पर तभी सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं अरे मुझे लेट हो गई, मुझे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ो दौड़ो। पर गाइस वहीं पे मास्टर कहता है हे मेरे स्टूडेंट ये बताओ तुम भी तो लेट हो रहे हो ना, तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो, जल्दी चलो नहीं तो तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे। तो इस पे हमारा हीरो एटीट्यूड में कहता है मैं पहले ही लेट हो चुका हूं इसलिए भागने का मतलब क्या है, वैसे भी मैं लेट होऊंगा ही, तो आराम आराम से चलते हैं। ये सुनते ही मास्टर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है एक टीचर द्वारा सीखा जाना कितना ज्यादा लकी इंसान को होता है, इस दुनिया में सभी लोग मास्टर अच्छे नहीं पा पाते समझे ना, तो चलो जल्दी दौड़ो। तो इस पे हमारा हीरो मास्टर को खुश करने के लिए कहता है मास्टर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे इकलौते आप ही टीचर हो। ये सुनते ही मास्टर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं हो सच में कमाल है, ये तो बात तुम सही कह रहे हो। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है हाँ मुझे पता है मास्टर आपको कैसे खुश करना है। पर गाइस तभी पीछे से आवाज आता है हे लीजून क्या तुम जा रहे हो कहीं? पर गाइस तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें ली होंग दिखा जाता है। तो गाइस ये ली होंग वही बंदा होता है जिसने हमारे हीरो को उसके पिछले लाइफ में एक कंपटीशन में बहुत बुरी तरह से हराया था और धो डाला था, उसके मुंह पे अपने पैरों को रख के रगड़ रहा था और कह रहा था कि तुम एक वर्थलेस पर्सन हो। फिर हमारा हीरो कहता है ली होंग, तो इस पे ली होंग कहता
है अरे अरे देखो तो यहाँ पे कौन है और बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अपने रास्ते निकलो समझे ना, और मुझे भी जाने दो। ये सुनते ही ली होंग गुस्साते हुए कहता है अभी तक तुम्हें कुछ महीनों से मैं मिला नहीं, इसलिए तुम भूल गए हो क्या मेरी पिटाई। तुम क्लास में जा रहे हो ना, तो कल हमारा टूर्नामेंट टेस्ट है समझ गए ना, तो वहां पे हम दोनों लड़ाई करेंगे। बताओ कल मैं तुम्हें अगर ज्यादा मुझसे बहस की तो पीट दूंगा। पर वहीं मास्टर ये सुनते ही बोलते हैं ये ऑफिशियल मैच क्या है। तो इस पे हमारा हीरो मास्टर को बताने लगता है कि ये जो ऑफिशियल मैच होता है ना, ये एक एग्जाम की तरह है, अगर आप इसे पास कर लेते हो तो आपके ग्रेड्स बढ़ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा ही रिवार्ड भी मिलता है। आपको पता है ये सबसे लोवेस्ट रैंक का एग्जाम है, इसलिए बहुत लोग इसे पास नहीं कर पाते और मैं भी पास नहीं कर पाता था, पर अब मैं ठीक हूं। पर गाइस वहीं पर ली होंग हमारे हीरो को मास्टर से बात करता हुआ देखकर कहता है अरे तुम वहां पर खड़े होकर बस पकड़ पकड़ किए जा रहे हो, अपने में ही बात किए जा रहे हो, आखिर तुम बात किससे कर रहे हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो ली जून, नहीं तो मैं वहीं आऊंगा और तुम्हें धो दूंगा। गाइस ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है सब्र, वो भी तुम्हारे पास सब्र बिल्कुल भी नहीं है, तुम किसी से भी बात करने से पहले मुक्का बरसा देते हो समझ गए ना। ये सुनते ली होंग कहता है क्या कहा तुमने। और गाइस वहीं पे जो पीछे लड़के होते हैं स्टूडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं ली होंग के ऊपर। ये देखकर ली होंग बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और गाइस तुरंत ही वो आगे बढ़ता है हमारे हीरो पर क्यूआई से अटैक करने के लिए। पर गाइस तभी ये क्या, हमारा हीरो अपने फुट स्टेप्स का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही इसके अटैक को आते हुआ देखकर डॉज कर लेता है, तुरंत उसे स्लाइड करके बगल में चला जाता है। ये देखकर ली होंग बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है, पर वहीं पे हमारा हीरो हंस रहा होता है। इसे देखकर ली होंग कहता है ये हंस क्यों रहा है। पर गाइस तभी शटर विंडो हमारे हीरो को एक साइड क्वेस्ट देता है कि ली होंग को हराइए। ये जो देवता है वो चाहते हैं आपको कि आप ली होंग को हराएं और इसको हानबू फैमिली का मार्शल आर्ट यूज करके हराइए। अगर आप इसे हरा देते हैं एकदम अच्छे तरीके से तो आपको 1,00,000 पॉइंट दिए जाएंगे। पर गाइस वहीं पर ली होंग हमारे हीरो पे एक सुपर किक मार देता है। हमारा हीरो नीचे झुकता है और अपने शटर विंडो को देखकर अपने मास्टर को थैंक यू कह रहा होता है कि मास्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपने मेरे लिए इतना अच्छा क्वेस्ट तैयार किया। मास्टर पहले मैंने सोचा था कि मैं इस ली होंग को एक कंपटीशन मैच में हराऊंगा और सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगा, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं इसको यहीं पे हराऊंगा। और गाइस जैसे ही ली होंग हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, हमारा हीरो उसे लंगड़ी मार देता है। गाइस लंगड़ी मार देता है जिससे कि ली होंग जमीन पे गिर जाता है और तभी हमारा हीरो उसके पास जाके कहता है तुम कितने कमजोर हो ली होंग। ये देखकर ली होंग बहुत ज्यादा बेइज्जती फील करता है और तुरंत ही वो उठते हुए अपने सुपर पावर पंच को हमारे हीरो पे दे मारता है। पर गाइस जैसे ये पंच लगता है सभी लोग वहां पे जितने लोग भी होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने गाइस उसके पंच को अपने हथेली से आराम से रोक दिया होता है। ये देखकर ली होंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है अरे इसका हाथ ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्या मेरा पंच इतना ज्यादा कमजोर था। और वो चिल्लाता है ली होंग ये तुमने क्या कर दिया है, मेरा हाथ फंस क्यों गया है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तो इस पे गाइस हमारा हीरो अपने वैम्पायर पावर का इस्तेमाल करता है और ली होंग की जो एनर्जी होती है उसके हाथों में वो खींच लेता है अपने अंदर और कहता है ठीक है लो मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। पर गाइस जैसे हमारा हीरो हाथ छोड़ता है ली होंग का, उसके हाथ ही काम करने बंद हो जाते हैं और वो कहता है मेरे हाथ मेरे बाजू ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो उसके पास पहुंचता है और कहता है क्या मेरी फैमिली ने ये सब करने को तुमसे कहा था, पर याद रखना इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा और तुम्हें पर मूव जरूर करूंगा। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने क्यूआई का इस्तेमाल करता है और उसके पेट के पास जाता है, तो गाइस पेट के अंदर डांटियान होता है और तभी हमारा हीरो इस मार्शल आर्ट का यूज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डांटियान होती है उसी के ली होंग के डांटियान को ही वो तोड़ देता है। और गाइस इसी के साथ हर तरफ खून ही खून, ली होंग बहुत जोर से चिल्लाता है कि नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें डिसिप्लिन एकेडमी दिखाई जाती है जहां पर हमारे हीरो को इस क्वेस्ट का रिवार्ड मिल रहा होता है 1000 पॉइंट और वो तभी स्माइल कर रहा होता है, पर उसे अपनी स्माइल कंट्रोल करनी होती है। मास्टर कहते हैं क्या तुम हंस रहे हो, तो इस पे हमारे हीरो कहता है नहीं मैं हंस नहीं रहा। इस पे मास्टर कहते हैं जब भी तुम हंसते हो ना तो तुम ठरकी लगते हो, इसलिए हंसा मत करो। पर गाइस वहीं एक टीचर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली होंग के डांटियान को तोड़ने की, इस पूरे डिवाइन पावर के नाम पर मैं तुम्हें सजा सुनाता हूं और एक दोषी ठहराता हूं, तुमने जो भी किया है बहुत ज्यादा ही गलत किया है, तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो सब रूल के अकॉर्डिंग ही किया है। तो इस पे टीचर कहता है तुम्हें पता भी है आखिर रूल क्या होते हैं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है आर्टिकल 1 पैराग्राफ 4 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको दूसरे स्टूडेंट से एक किलिंग इंटेंट की फील होती है तो आप उस पर डिफेंड कर सकते हो और उस पर अटैक भी कर सकते हो। ये देखकर ये टीचर कहता है अरे हाँ ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पे टीचर कहते हैं बदतमीज। पर गाइस तभी जो चेयरमैन होते हैं वो इस टीचर को रोक देते हैं और कहते हैं मुझे बात करने दीजिए। और तभी ये चेयरमैन कहते हैं तुम्हारा मैंने बात सुन लिया, तुमने कहा ये सेल्फ डिफेंस था, हम मान लेते हैं चलो ये सेल्फ डिफेंस था, पर तुम्हें पता है जो ली होंग था ना वो एक प्रोटेजी था, वो एक महान लड़का था जो कि बहुत सारे टैलेंट को पोजेस करता था और उसके पीछे की जो फैमिली है ना वो उसे पूरे सपोर्ट करती थी, पर तुमने उसका डांटियां तोड़ दिया है, उसका फ्यूचर अब खत्म, तो तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो इस चेयरमैन के बारे में हमें बताता है जिसका नाम मिन सान हान होता है और ये एक मिलिट्री एकेडमी चलाता है जहां का ये चेयरमैन है। पर इसके बारे में खास बात यह है कि ये
ये जो जीगल फैमिली हुआ करती थी, जो बहुत बड़ी मुरीम फैमिली हुआ करती थी, उसका मार्शल आर्ट ये पोजेस करता है और उन्हीं की टीचिंग्स इसके पास हैं। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है इस बंदे की ऑरा ये परफेक्ट ए रैंक की ऑरा है, ये सच में एक ए रैंक हंटर है। और तभी हमारा हीरो सबसे कहता है आप सबको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब क्या भूल गए क्या, मैं भी एक बहुत बड़ी मशहूर फैमिली से बिलोंग करता हूं और ये जो मैटर है ना वो मेरी फैमिली में ही डिस्कस होगा और फैमिली द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि आखिर वहां पे होगा क्या, यहाँ पे अब क्या होगा। इसी के साथ वहां पे शांति छा जाती है और ये जो मिंग संग हन होते हैं वो हमारे हीरो को देख के कहते हैं अरे वाह ये लड़का सच में कमाल का है, मैंने सोचा था कि इसकी फैमिली इसे निकाल चुकी है तो ये मेरे ऑरा को फील नहीं कर पाएगा और उसके प्रेशर में आ जाएगा, पर इसने मेरे ऑरा को डिफेंड कर दिया और ली होंग की तरह ही ये भी ताकतवर है, मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं पर सच में कमाल का है और इसने इस पूरे डिबेट को जीत लिया है। वहीं पे सभी बात कर रहे होते स्टूडेंट कि अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है ली जून इतना ज्यादा ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें यही टीचर दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को पटक के कह रहा होता है डैम इट डैम इट डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ली जून के पास भी उतनी शक्तियां हैं, आखिर इसके पास अचानक से इतनी शक्तियां क्यों आ सकती हैं। ली होंग की जो फैमिली थी उसने मुझे बहुत सारे डोनेशंस दिए थे, मुझे बहुत सारे ऊपरवारी पैसे दे रहे थे ताकि मैं उसका ख्याल रखूं और जो भी सप्लीमेंट ली होंग को चाहिए हो उसे दिलवाऊं ताकि वो आगे बढ़ सके, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सके और मैंने उसका पूरा ख्याल रखा। पर अब ली गोंग को इस ली जुन ने हरा दिया है और उसके डांटियां को तोड़ दिया है, इसकी वजह से ये फैमिली गुस्सा हो जाएगी और वो मुझे मेरे पैसे भी नहीं भेजेगी। ये ली जून मुझे इसे सजा देना था यहाँ पे आज, लेकिन मैं इसे सजा भी नहीं दे पाया और ऊपर से मेरे पैसे भी कटने वाले हैं, मुझे कुछ भी करके इस ली जून का काम तमाम करना ही होगा, कुछ भी करके मुझे इसे मारना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो डोमिनेटरी में घूम रहा होता है, वहीं पर स्टूडेंट कह रहे होते हैं अरे वाह यही है वो बंदा जिसने उस पगलेट इंसान ली हुंग को हराया, सच में ये कमाल का है। पर गाइस तभी हमारा हीरो कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और सबके ऑरा को सरपास करके उन सभी के सामने इस डिबेट को जीत लिया। सच में ये पावर जो कि 9 सन्स की पावर है वो कमाल की है, अगर ये मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं इस डिबेट को कभी नहीं जीत पाता। वहीं पे मास्टर कहते हैं हो मेरे पास भी जब मैं बच्चा था तुम्हारी उम्र का ना तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी और मैंने भी सेम चीज किया था, इसलिए मैं तुम पे डाउट नहीं करता हूं, तुमने बिल्कुल सही किया। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये सारी हियरिंग जो थी, ये सारा डिबेट जो था वो किम टाई हुन जो कि मेरा क्लास टीचर है उसके द्वारा रखा गया होगा, वो मुझसे जलता है और जो ली होंग की फैमिली थी ना वो भी उसे पैसे भेजा करती थी ली होंग का ख्याल रखने के लिए। पर अब ली होंग की जो मौत है वो होने वाली क्योंकि उसकी डांटियां टूट चुकी है, इसकी वजह से ली होंग की जो फैमिली होगी उसने भी इनके पैसे काट लिए होंगे और इनको पैसे नहीं भेज रही होगी जिनसे कि दोनों का संबंध जो है वो टूट गया होगा। हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा होता है, एक कैन पी रहा होता है, पर तभी वो बाहर देखता है जहां पे किम टाई ह्यून जो होते हैं वो इस ली होंग की फैमिली से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे अरे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ली होंग को बचा नहीं पाया, प्लीज 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 मैं कुछ करता हूं इसके बारे में, मैं उस ली जुन को छोड़ूंगा नहीं, पर प्लीज आप लोग पैसे मत कट करिए, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकालूंगा, बदला जरूर लूंगा मैं। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है लगता है कि ये लोग अब रैंकिंग टेस्ट करने वाले हैं और जो हम लोग का कल का गेम टूर्नामेंट था वो अब नहीं करवाएंगे, अब रैंकिंग टेस्ट होगा उसके बाद गेम टूर्नामेंट होगा। और वहीं पे ये जो मास्टर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि ये बताओ यार मुझे एक समझ नहीं आ रहा बात कि तुम्हारी फैमिली तुमसे इतना नफरत क्यों करती है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वो रियल फैमिली है पर तुम उनकी ब्लड लाइन नहीं एक्सेप्ट कर पाए, उनके सक्सेसर नहीं बन पाए, फिर भी यार तुम्हारी वो फैमिली है, तुम्हें तो उन्हें प्यार करना चाहिए। तो इस पे हमारा हीरो कहता है यहाँ पर एक और कारण है, आप जानते हो मैं एक बाहरी बच्चा हूँ, मेरे जो पिताजी थे ना वो 2 शादी किए थे जिसमें से पहली एक आंट थी और एक मेरी माँ थी, पर आंट मुझे हमेशा कमरे में बंद करके मारा करती थी और जो मेरे पिताजी थे ना वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, पर मेरी माँ के मरने के बाद वो उन्होंने भी अपना गेट लव के लिए हमेशा बंद कर लिया, वो अब किसी से प्यार नहीं करते। तो इस पे मास्टर कहते हैं अरे तुम तो उनके लव वाले बच्चे हो ना, यानी तुम्हारी माँ को वो प्रेम करते थे तब तो तुम्हें और ज़्यादा ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं मेरे पिताजी थोड़े अलग हैं, अगर वो मेरी माँ से प्यार करते थे उससे ज़्यादा वो अपनी फैमिली से प्यार करते थे, वो अपनी सोल तक को भी एक डेविल को बेच सकते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो इस पे मास्टर कहते हैं अरे अरे तुम्हारी जिंदगी बहुत ज़्यादा ही रफ है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे अरे आप भी ना यार क्या बोलते रहते हैं, मैं इन सब का अब आदी हो गया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो सोचता है मेरी पिछली लाइफ में भी और इस लाइफ में भी मेरी फैमिली जो है मुझे गिराना चाहती है, मुझे मारना चाहती है, पर इस बार चीजें अलग होंगी। वो कैन को कुचल देता है और फेंकते हुए कहता है मैं इस बार किसी से हार नहीं मानूंगा और सबको खुद कुचल दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां पे मैच का दिन आ चुका होता है, जहां पर हमारा हीरो किसी से लड़ेगा और वहीं पे हमारा हीरो डोमिनेटरी के अंदर जाता है जहां पे सारे बच्चे हमारे हीरो को देख के कहते हैं अरे अरे देखो देखो ये तो ली जून है ना, ली जून है ना ये बच्चा, ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गया, इसने ली होंग को हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये तो बस डी रैंक का अविग्नर था, इसने इतनी ज्यादा शक्तियां कहां से प्राप्त कर ली। वहीं पे सुनते हुए मास्टर कहते हैं बच्चे देखो तुम जहां जा रहे हो सब तुम्हें पहचानने लग रहे हैं, तुम अब फेमस हो चुके हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे अरे नहीं ये सब आपका कमाल है मास्टर, आपने मुझे ये सब सारी शिक्षाएं दी हैं। पर गाइस
तभी ये जो कांग टिंग ह्यूंग होता है वो चिल्लाता है, सभी लोग शांति हो जाओ, ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। और तभी ये कांग टिंग ह्यूंग सारे स्टूडेंट को समझाते हैं कि देखो तुम्हें इस कैप्सूल के अंदर जाना है और जो टीचर होंगे ना वो तुम्हारे सामने एक इमेजिनरी अपोनेंट ला देंगे जिससे कि तुम्हें लड़ना है और अपनी सारी शक्तियां अपने सारे स्किल्स इस्तेमाल करके उसे हराना है। तो चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। पर गाइस तभी ये कांग टिंग ह्यूंग अपना इविल फेस बना के सोच रहा होता है कि ये जो कैप्सूल है इसके अंदर हम गेट के अंदर जाते हैं जहां पे हम अपने अपोनेंट से लड़ाई करते हैं, पर ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम एक्सीडेंट करवा सकते हैं। अगर क्या हो ये सिस्टम ब्रोकन कहला जाए और कोई इसका जो डिफिकल्टी है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कर दे कि ये लिजुन मारा जाए और इस अपोनेंट से हार जाए। और सोचो क्या हो अगर ये ब्रोकन डिवाइस इसको हरा दे और इसका काम तमाम कर दे। आज का मेरा प्लान यही है, मजा आ जाएगा, ये बंदा आज मर के रहेगा। ये देखकर वही मास्टर कहते हैं, अरे देखो देखो उस कांग टिंग ह्यूंग को, वो कैसे चेहरे बना रहा है, वो जरूरी कुछ गड़बड़ करेगा और आज तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। क्या तुम फिर भी इस कंपटीशन को एक्सेप्ट करोगे और जाओगे चैलेंज करने? तो इस पे हमारा हीरो कहता है बेशक मैं एक्सेप्ट करूंगा और इस कांग टिंग ह्यूंग की नींदें छीन लूंगा। हमारा हीरो इस कैप्सूल के अंदर चला जाता है जहां पे कांग टिंग ह्यूंग हमारे हीरो से पूछता है कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जिससे तुम लड़ाई करना चाहते हो, तुम्हारे माइंड में कोई अच्छा फाइटर है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है फर्क नहीं पड़ता है, आप जिसे चाहे उसे ला सकते हैं। तो इस पे टीचर पूछता है तो डिफिकल्टी क्या होगी, क्या हम हाई रखें या लो रखें? और इसी के साथ हमें कांग टिंग ह्यूंग का प्लान बताया जाता है कि इस कैप्सूल में आपसे अगर डिफिकल्टी पूछी जाती है हाई या लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छे लोग ही दिए जाएंगे या फिर बुरे लोग ही दिए जाएंगे। कभी कभी क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं इसमें जो आपसे लड़ाई करेंगे और वो अपने पूरे ताकत से आपको मारने की कोशिश करेंगे। और तभी ये जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से इस मैच को स्टार्ट करते हैं। कांग टिंग ह्यूंग भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई डेंजर फील हो तो मुझे बता देना। इस पे हमारा कहता है ठीक है जल्दी स्टार्ट करो। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें डायग्राम दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो को इसके अंदर भेज देता है, यानी इस कैप्सूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। सिस्टम भी कह रहा होता है कि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, जो कि एक स्नो फील्ड बन चुकी है, हर तरफ बर्फ है और इसकी जो डिफिकल्टी है ना वो डी रैंक की बन चुकी है, इसीलिए आपको गुड लक, आप इसे जरूर हराइएगा। पर वहीं हमारा हीरो कहता है अरे यार मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, जल्दी से मेरे ओपोनेंट सामने आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और गाइस हमारे हीरो के कहते ही ये मस्त सा 1 घंटे का एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको इसका पार्ट 2 जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जितने लोगों ने भी मेरा मेंबरशिप लिया है उनके मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरा आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है, पक्का पता है कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो चलिए लास्टली मैं कहना चाहता हूं जो आप लोग सुनना चाहते हैं, वी लव मानुआ।